ठीक है, तो लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किया था उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम कि हमने वहाँ पर क्या डिस्कशन किया था। तो लास्ट सेशन में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है एरे। उसके बारे में डिस्कशन किया था हमने, उसका डेफिनेशन हमने देखा था। फिर एरे का डिक्लेरेशन किस तरीके से कर पाओगे आप, इनिशियलाइजेशन किस तरीके से करोगे, ठीक है। उसमें स्टैटिक इनिशियलाइजेशन हमने देखा था, साथ में डायनेमिक इनिशियलाइजेशन हमने देखा था। तो एरे का डेफिनेशन क्या है, तो हम उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इट इज ए फिक्स्ड साइज सीक्वेंस collection of elements of सेम डेटा टाइप। ठीक है, तो ये था आपका एरे का डेफिनेशन। बाद में एरे को जो हम डिक्लेयर करते थे उसका सिंटेक्स हमने देखा था। तो वो सिंटेक्स किस तरीके का था, तो जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले क्या आएगा, डेटा टाइप आएगा, बाद में जो भी एरे है वेरिएबल नेम आएगा, और यहाँ पर एक्स्ट्रा आएगा कि हम क्या देंगे, अरे का साइज कितना रखना है वो भी हम यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें पास करेंगे। और जो ये साइज जो आपका होगा वो कोई भी इंटीजर वैल्यू होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरे का क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो ये डिक्लेरेशन हो गया। अगर आपको एरे को क्या करना है, इनिशियलाइज करवाना है, फॉर एग्जांपल इंटीजर एरे आप कंसीडर कर रहे हो और उसका एरे का नाम आप फॉर एग्जांपल ए कंसीडर किया, और आप उसके अंदर 3 एलिमेंट स्टोर करना चाहते हो, तो आप क्या करवा सकते हो, डायरेक्टली उसका स्टैटिक इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 3, 7, 9। तो ये 3 अलग अलग जो वैल्यू है वो एरे की अलग अलग इंडेक्स पर स्टोर होगी। फर्स्ट वैल्यू जो दी होगी आपने वो 0 नंबर की इंडेक्स पर स्टोर होगी, उसके बाद का 1 नंबर पर, उसके बाद का 2 नंबर पर, जैसे जितने भी एलिमेंट होंगे और नेक्स्ट जो भी इंडेक्स नंबर होगा वहाँ पर स्टोर होगा। ठीक है, तो ये जो इनिशियलाइजेशन किया हमने उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन बोलेंगे। इसका दूसरा नाम है कि कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। ठीक है, दूसरा नाम क्या है इसका, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। क्योंकि हम प्रोग्राम को जब कंपाइल करते हैं उससे पहले ही क्या कर देते हैं, हम उसको यहाँ पर यानी कि रन करते हैं उससे पहले ही हमने उसकी वैल्यू को यहाँ पर फिक्स कर दिया है, तो इसको हम स्टैटिक बोलेंगे। और कंपाइल दोनों में से कोई भी वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एग्जाम में अगर आपको कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन पूछा जाए तो आपको इसी के बारे में लिखना है, जो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन है उसके बारे में। दूसरा था हमारे पास डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। तो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन में हम क्या करते थे, एक और बात स्टैटिक इनिशियलाइजेशन में मैं बता देता हूँ कि जब आप स्टैटिक इनिशियलाइजेशन करते हो, फॉर एग्जांपल ए, और मैं यहाँ पर लगता हूँ 3, 7, 9, ठीक है, और मैंने यहाँ पर देखो साइज का स्पेसिफिकेशन नहीं किया हुआ है। तो जब कभी भी आप स्टैटिक इनिशियलाइजेशन करो एरे का, तब वहाँ पर अगर आप साइज का स्पेसिफिकेशन नहीं करते हो तो चलेगा। क्यों, क्योंकि वो जितना भी वैल्यू आप देंगे इनिशियलाइजेशन में तो उतनी साइज का वो बाय डिफॉल्ट एरे का साइज कंसीडर कर लेगा। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है स्टैटिक एरे को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, और साथ में उसकी वैल्यू को इनिशियलाइजेशन करने के लिए, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसका इस्तेमाल लगाना है, करना है आपको, लेकिन उसके अंदर आपको साइज लिखने की जरूरत नहीं है। ये कभी एप्लीकेबल है जब आप उसका स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कर रहे हो तभी। ठीक है, अगर आप एरे का डायनेमिक इनिशियलाइजेशन करना चाहते हो तो उसमें आपको साइज कंपलसरी देना ही देना है। ठीक है, तो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन करना है तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, इंटीजर ए और उसका साइज फॉर एग्जांपल 5।
तो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन में पहले हम क्या करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू हम यूजर से गेट करवाएंगे। ठीक है, तो यूजर से गेट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि फॉर लूप का यूज करना होगा। उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा कंडीशन लिख देंगे और फॉर लूप के अंदर हम स्कैनफ का स्टेटमेंट लिखेंगे, जिसके जरिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो एरे है उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, एरे का जितना भी एलिमेंट है उसको हम 1 बाय 1 वहां पर रीड करेंगे। तो इस तरीके से जो भी आप वैल्यू रीड कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, तो कि डायनेमिक इनिशियलाइजेशन बोलेंगे। और उसका दूसरा नाम है, जैसे ये कंपाइल टाइम है वैसे ही इसको क्या बोलेंगे हम, रन टाइम इनिशियलाइजेशन। क्योंकि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तभी हम क्या करेंगे, हमारे जो एरे है उसकी वैल्यू को हम वहां पर एंटर करवाएंगे। तो ये स्टैटिक इनिशियलाइजेशन हो गया और ये आपका डायनेमिक इनिशियलाइजेशन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको दोनों में डिफरेंस क्या है? सर हेलो सर। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। यस सर। हाँ पूछो, क्या सर डाउट है आपका? सर ये जो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन है उसमें जो सेकंड वाला है ना उसमें पता नहीं चला। ये वाला ना? यस सर। हाँ, तो ये दो अलग अलग मेथड है। फर्स्ट मेथड ये है, सेकंड मेथड ये है। ठीक है, दो अलग अलग मेथड है कि इन दोनों मेथड से आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक एरे का इनिशियलाइजेशन कर सकते हो। तो पहला मेथड क्या है, तो कि उसमें आपको साइज कितना है वो आपको वहां पर लिखना है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है कि उसमें आपको साइज नहीं लिखना है। यहाँ पर साइज लिखने की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि हम साथ में ही क्या कर रहे हैं, दोनों में वैल्यू को यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं, यानी कि एरे के एलिमेंट की वैल्यू को हम यहाँ पर एंटर करवा रहे हैं। तो जितनी भी वैल्यू यहाँ पर दी होगी कंपाइलर उसके हिसाब से ये जो एरे है उसका साइज वो खुद से ही डिसाइड कर लेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपने 4 या 5 वैल्यू अलग अलग दी है तो कंपाइलर ये एरे जो है उसका साइज कितना करेगा, 5 कर देगा। ठीक है, अगर 3 वैल्यू दी है तो उसका साइज वो ऑटोमेटिकली क्या कंसीडर कर लेगा, 3 कंसीडर कर लेगा। तो इस तरीके से आप के पास दो अलग अलग मेथड से स्टैटिक एरे का इनिशियलाइजेशन करने के लिए। तो दो अलग अलग रीत वे है कि जिसके जरिए आप एरे का स्टैटिक इनिशियलाइजेशन करवा सकते हो। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों वैलिड होगा। ओके सर। किसी और को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एरे के बारे में हमने जो ये स्टैटिक इनिशियलाइजेशन है और डायनामिक इनिशियलाइजेशन है उसके बारे में हमने प्रोग्राम भी परफॉर्म किए थे वहाँ पर। तो आज हम कोई एक और प्रोग्राम लेते हैं कि जिसकी मदद से हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके कि एरे के ऊपर काम किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास प्रॉब्लम डेफिनेशन कुछ इस तरीके का है, जो हमारा लास्ट वाला प्रॉब्लम जो हमने देखा था मार्कशीट वाला, उसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसमें क्या करना था हमें कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट थे। ठीक है, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को हम क्या कर रहे थे, वहां पर रीड कर रहे थे। ठीक है, वो हमने कर लिया था वहां पर। उसके बाद उसमें ही दूसरा टास्क क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट के मार्क्स हमने रीड किए हैं उसके बेसिस पर हमें क्या करना है कि परसेंटेज कितने निकल के आ रहे हैं पर्टिकुलर जो भी स्टूडेंट है उसका, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि हमारे पास एक एरे है। एरे का नाम हम फॉर एग्जांपल क्या कंसीडर कर लेते हैं, तो कि मार्क्स वाला। उसका साइज हम क्या कंसीडर करेंगे, तो कि 5 एलिमेंट उसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे और हर एक एलिमेंट है उसका वैल्यू की कौन से टाइप का रखेंगे हम, तो कि उसके अंदर रियल नंबर भी हम स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम
हमारा जो एरे है उसका डेटा टाइप क्या रखेंगे, यहाँ पर फ्लोट रखेंगे, और ये हमारा एरे का क्या हो गया, यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, ये जो मार्क्स है उसकी वैल्यू को हमें रीड करना है। कहाँ से रीड करना है, तो कि जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे वहां से। तो ये टास्क ऑलरेडी हमने कल के सेशन में परफॉर्म कर लिया था। ठीक है, तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, तो फॉर लूप में क्या करेंगे हम, फॉर i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन 5, i प्लस प्लस, और उसके अंदर हम क्या कर देंगे, स्कैनएफ का स्टेटमेंट लिख देंगे कि परसेंटेज एफ एम परसेंट मार्क्स ऑफ आई। तो इस तरीके से हम हर एक सब्जेक्ट का वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, वैल्यू तो हमने कंसीडर कर लिया और उसको हमने हमारे एरे के अंदर स्टोर करवा दिया। अब परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें पास क्या होने चाहिए, हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से होंगे, तो ये हमारे मार्क्स एरे के अंदर है, तो हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स कहाँ पर होगा, तो कि मार्क्स 0, यानी कि 0 नंबर की इंडेक्स पर एक वैल्यू होगी, फिर दूसरी वैल्यू आपकी कहाँ होगी, 1 नंबर की इंडेक्स पर होगी, और तीसरी वैल्यू आपकी कहाँ पर होगी, 2 नंबर पर होगी, फिर नेक्स्ट वैल्यू आपकी कहाँ पर होगी, 3 नंबर पर होगी, उसके बाद की जो भी वैल्यू है आपकी 4 नंबर की इंडेक्स पर होगी। इस तरीके से आपके पास 5 अलग अलग वैल्यू है, जो कि आपके 5 डिफरेंट सब्जेक्ट के क्या है, मार्क्स है, सब्जेक्ट के क्या है, आपके मार्क्स है। ठीक है, अब परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या है, कि परसेंटेज फाइंड करना है तो आपके पास पहले क्या होना चाहिए, जितना भी मार्क्स टोटल है मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट का, उसका टोटल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि मार्क्स एरे की 0 नंबर की इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है उसका एडिशन 1 के साथ करना है, फिर 2 के साथ करना है, 3 के साथ करना है, 4 के साथ करना है, और यहाँ पर जो टोटल मार्क्स निकल के आएंगे वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कंसिडर कर लेता हूँ 453 है। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स कितना है, तो कि 100 है इंडिविजुअल सब्जेक्ट का। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हुए, टोटल मार्क्स कितने हुए, तो कि 500। अब हमारे पास टोटल मार्क्स भी है, और टोटल में से जितने भी मार्क्स ऑब्टेन किए हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट ने वो भी हमारे पास है। तो दोनों वैल्यू के बेस पर हम यहाँ पर परसेंटेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज किस तरीके से निकलेगा, तो कि परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, जो भी आपके पास ऑब्टेन मार्क्स है डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100। तो ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं आपके पास, तो कि 453 है, उसको हम 500 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम वापस से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अभी हमें क्या करना है कि ये जो मार्क्स नाम का जो एरे है उसमें से हमें 1 बाय 1 एलिमेंट को क्या करना है, यहाँ पर रीड करना है, और उसको एक टोटल मार्क्स नाम का जो वेरिएबल हम बनाएंगे उसके अंदर स्टोर करवाना है। ठीक है, तो मैंने कल ही बताया था कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको एरे के सारे एलिमेंट को क्या करना है, रीड करना है, यानी कि उसकी विजिट करना है आपको, तो आपको क्या यूज करना होगा, फॉर लूप यूज करना होगा। तभी आप क्या कर पाओगे, एक साथ में सारे के सारे एलिमेंट को क्या कर सकते हो, वहां पर विजिट कर सकते हो। तो आप में से किसी लोगों को क्वेश्चन होगा कि अगर हमें पता है कि एरे के हर एक एलिमेंट में को एक्सेस करने के लिए ये इंडेक्स हमें लिखना है, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता जैसे ऐसे लिखा मार्क्स 0 प्लस मार्क्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4।
तो यस ऑब्वियसली आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये हमारे पास हमारा एरे है उसका साइज अभी हमारे पास कितना है, तो कि ओनली 5 एलिमेंट का है। तो जब आपके पास फॉर एग्जांपल 1000 एलिमेंट का एरे होगा तब ये एडिशन में सारे के सारे 0 से लेके 999 तक एलिमेंट लिखने के आप लिखोगे, लिख भी दोगे, लेकिन वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा और फिजिबल भी नहीं होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आप जो लॉजिक डेवलप करो अभी 5 एलिमेंट के लिए, वही सेम लॉजिक आप 1000 एलिमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले से ही ऐसा लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि वो हर एक एरे का साइज चाहे कितना भी हो, हम उसमें स्लाइटली मॉडिफाई करके हमारे लॉजिक को एज इट इज रख के हमारा टास्क जो नया होगा ज़्यादा एलिमेंट के साथ उसको भी हम वहाँ पर परफॉर्म करवा पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि टोटल ऑब्टेन मार्क्स, आप इस तरीके का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो। वेरिएबल डिक्लेरेशन का रूल्स क्या है कि फर्स्ट लेटर है वो आपका डिजिट नहीं होना चाहिए और वेरिएबल के नाम में कहीं पर भी स्पेस नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये इस तरीके का वेरिएबल भी आप नाम के साथ डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, प्लस इक्वल टू क्या करेंगे हम, तो कि मार्क्स ऑफ आई। तो जैसे ही ये फॉर लूप खत्म होगा, जो हमारे पांचों के पांचों सब्जेक्ट है उसके मार्क्स का टोटल हमें कहाँ पर मिलेगा, तो कि टोटल ऑब्टेन मार्क्स के अंदर मिलेगा। बाद में उसके ऊपर से हम क्या निकाल लेंगे, वहां पर परसेंटेज निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है सबको यहाँ सर पर लॉजिक? हाँ टोटल ऑप्टेड मार्क्स को पहले 0 रखना पड़ेगा ना सर? हाँ हाँ, उसको हम एज ए 0 डिक्लेयर करेंगे पहले। ठीक है, ओके सर। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो अभी इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। यस सर। यस ओके, यस तो अभी हम देख लेते हैं जो हमने डिस्कस किया उसको हम प्रैक्टिकली किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोग्राम लिख देंगे। प्रोग्राम में पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है, जो फंक्शन है जिसको हम यूज कर रहे हैं, उसके लिए जो हेडर फाइल है उसको हम इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे हमारे प्रोग्राम में, ताकि हम उसका डायरेक्टली इस्तेमाल कर सके। और यहाँ पर मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन में पहले हमें क्या करना है, तो कि आई वेरिएबल को डिक्लेयर कर देना है कि जिसकी मदद से हम लूप को कंट्रोल करेंगे। बाद में क्या करेंगे, मार्क्स नाम का जो एरे है उसको हम डिक्लेयर कर देंगे, जिसका हम साइज कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। तो जो मार्क्स नाम का एरे है उसको हम इंटीजर की जगह क्या यूज करेंगे, यहाँ पर फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे, ताकि उसमें हम रियल नंबर को भी स्टोर करवा सके। ठीक है, तो एरे का डिक्लेरेशन हो गया मार्क्स नाम का। और दूसरा वेरिएबल जो हम कंसिडर करेंगे कि टोटल ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, तो ये वेरिएबल का नाम भी आप यूज कर सकते हो। उसको भी हम फ्लोट रखते हैं, क्योंकि एरे के एलिमेंट का जो भी एडिशन आएगा वो भी फ्लोट में आएगा। तो उसको स्टोर करने के लिए अगेन हमारे पास कौन सा वेरिएबल होना चाहिए, तो कि फ्लोट टाइप का होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस यस सर। यस सर ओके, हाँ, डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है, कभी भी। तो हम जो मार्क्स है उसको रीड करने के लिए यहाँ पर फॉर लूप यूज कर रहे हैं। ठीक है, i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन 5 तक जाएंगे और i प्लस प्लस करेंगे। और जितनी भी बार हम मार्क्स को रीड करेंगे तो वहां पर हम यूजर फ्रेंडली मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट। यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स डालना है वो हम यहाँ पर दे देते हैं। वो हमारे पास वैल्यू कहाँ से आएगी, तो कि i प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि i की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगी। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें 1 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। उसके बाद
स्कैनएफ का इस्तेमाल करेंगे और वैल्यू को रीड करेंगे। वैल्यू को रीड करने के बाद उसको हमें स्टोर कहाँ करना है, तो कि मार्क्स नाम का जो भी एरे है उसकी ith एलिमेंट है वहां पर स्टोर करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब i का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, जब i का वैल्यू 0 होगा तब जो हम वैल्यू रीड करके स्टोर करवाएंगे वो कहाँ पर करवाएंगे, 0 नंबर की पोजीशन पर करवाएंगे, हमारे एरे की 0 नंबर की इंडेक्स पर। जैसे ही दूसरी बार i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हम किसके लिए वैल्यू को रीड करेंगे, तो कि 1 नंबर की पोजीशन के लिए रीड करेंगे। 2 होगा तो हम इंडेक्स नंबर 2 के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू को वहां पर रीड करेंगे। तो उसी तरह अप टू 4, 3 एंड 4 वहां तक हम क्या करेंगे, 4 इंडेक्स तक हम वैल्यू को रीड करेंगे और टोटल जो वैल्यू होगी वो 5 होगी, क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस ओके, तो अब हमें क्या करना है, तो कि जो परसेंटेज है उसको फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंटेज निकल कर आएंगे जो भी वैल्यू एंटर की है हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए अगेन क्या करेंगे हम, तो कि फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। उससे परसेंटेज फाइंड करने से पहले हमें क्या करना होगा, टोटल फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 0। उससे पहले हम डायरेक्टली अगर हमें परसेंटेज फाइंड करने हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं परसेंटेज नाम का एक और भी वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, अगर आप फॉर लूप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप परसेंटेज किस तरीके से निकाल सकते हो, तो कि आपको क्या करना होगा, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, तो कि जितने भी आपके पास वैल्यू है सबका क्या करना है, जितने भी सब्जेक्ट है सबका क्या करना है, एडिशन करना है। तो क्या करेंगे हम, मार्क्स 0 प्लस मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3 प्लस मार्क्स 4, इस तरीके से हम 0 से लेके 4 यानी कि टोटल 5 एलिमेंट जो हमारे मार्क्स नाम के एरे के अंदर स्टोर किए गए हैं उसका एडिशन करेंगे। फिर उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, तो कि जो मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स है उसके साथ डिवाइड करेंगे और इनटू 100 करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, परसेंटेज का वैल्यू मिलेगा। उसको बाद में हम फॉर एग्जांपल प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज इज तो हमें यहाँ पर परसेंटेज की वैल्यू प्रिंट होके मिलेगी। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करके कि ये सही के वर्क करता है कि नहीं। तो सब्जेक्ट 1 का मार्क फॉर एग्जांपल मैं 53 एंटर करता हूँ, फिर मैं 45.8 एंटर किया, फिर थर्ड में मेरे पास है 65.5, फिर फोर्थ के लिए मैं यूज कर रहा हूँ अगेन 75 और फॉर एग्जांपल उसके बाद में यूज कर रहा हूँ 84। तो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने एंटर कर दिए। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमें टोटल परसेंटेज जो भी 5 सब्जेक्ट के होंगे वो यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन ये फिजिबल कब है कि अगर आपके पास स्मॉल नंबर ऑफ वैल्यू है। ठीक है, आपके एरे का साइज स्मॉल है। अगर यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल 20 सब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, हर एक एलिमेंट का यहाँ पर इंडिविजुअली आपको लिखना होगा। तो इससे बेटर क्या है कि हम ऐसा कोड जनरेट करें कि जिसको आपका जो एरे का साइज है वो कभी भी अफेक्ट ना करे, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वहां पर एडिशन हो जाएगा और हमें यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में कोई भी मॉडिफिकेशन भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और हम उसको ज़्यादा इजीली बाद में भी मॉडिफाई कर सकते हैं और इफेक्टिवली हम हमारे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने लिखा परसेंटेज फाइंड आउट किया था उसी को हम क्या करेंगे, फॉर लूप के जरिए फाइंड आउट करेंगे, ताकि अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो तो भी आपका काम वहां पर इजीली हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये जो कोड है हमारा उसको हम देखो, कोई भी स्टेटमेंट है उसको आपको एग्जीक्यूट नहीं करवाना है रन टाइम पे, तब आप उसको इस तरीके से दो स्लैश लगा के क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और सी प्रोग्राम में जो भी लाइन पे कमेंट किया होगा वो लाइन आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है। फिर भले ही आपने प्रोग्राम में लिखा है लेकिन वो कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाता है। इसलिए देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर दो स्लैश लगाए आगे, तो पूरा का पूरा जो लाइन है उसका कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है बाकी सभी लाइन से। अगर स्लैश नहीं होता तो मेरा लाइन इस तरीके से व्हाइट फॉन्ट में होता, जैसे ही मैंने उसके आगे स्लैश लगा दिया तो कलर चेंज हो गया। मतलब क्या होगा, आपका ये जो लाइन है वो कंपाइलर रन टाइम पे उसको कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कमेंट बोलते हैं। तो अब हम सेम जो टास्क है उसको हम फॉर लूप के जरिए क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, i लेस देन 5 तक जाएंगे हम, और i प्लस प्लस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करवा देंगे, तो कि हमारा जो टोटल ऑब्टेन मार्क्स वाला वेरिएबल है उसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर तो भी मार्क्स नाम का जो एरे है उसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको हमें स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर हम एडिशन कर रहे हैं तो हमें वैल्यू को इनिशियलाइज कहाँ से करना होगा, हमारे टोटल ऑब्टेन मार्क्स के, तो कि 0 से इनिशियलाइज करेंगे, तो उसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। तो अब जैसे ही ये फॉर लूप खत्म होगा, हमारे टोटल ऑब्टेन मार्क्स नाम के जो वेरिएबल है उसके अंदर हमें टोटल पांचों के पांचों सब्जेक्ट का मार्क्स का टोटल होगा हमारे पास। तो अब हम उसके बेसिस पर यहाँ पर परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि टोटल जो ऑब्टेन मार्क्स है उसको हम डिवाइड करेंगे 500 से, बाद में उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे जो टोटल परसेंटेज है पांचों के सब्जेक्ट के वो हमें वहां पर मिलेंगे आउटपुट में। तो अगेन हम क्या करेंगे, ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमें सही से आंसर मिलता है कि नहीं। तो मैं 56 एंटर करता हूँ सब्जेक्ट 1 के, फिर 42, 57.5, 68 एंड 84। तो इस बार जो हमें परसेंटेज मिला वो कितना मिला, तो कि 61.5% मिले। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि एरे के हर एक एलिमेंट के अंदर हमने वैल्यू किस तरीके से स्टोर की, और स्टोर करने के बाद यहाँ पर हमने हर एक एलिमेंट को किस तरीके से एक्सेस किया और उसको अपने हिसाब से यूज किया। समझ में आ रहा है सबको ये दोनों बात? यस सर डाउट है तो हेलो। पूछो इसमें। हाँ सर, वो टोटल लूप आपने जो एक्स्ट्रा लॉजिक लगाया वो दूसरा फॉर लूप की जगह पे स्कैनएफ के नीचे डाल दोगे तो भी चलेगा ना? कौन सा? हाँ, टोटल ऑब्टेन मार्क्स प्लस मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स आई। हाँ, ये नीचे वाला वाला लाइन फॉर। हाँ, यहाँ पर लगाना। वो स्कैनएफ के नीचे। हाँ हाँ, हो सकता है ना। हाँ सर, तो फॉर लूप एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये चीज हमने क्यों की, आपको अलग अलग दिखाने के लिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया, लेकिन सब स्टूडेंट एक ही कैटेगरी के नहीं होते हैं, तो मुझे अलग अलग पहले दिखाना होता है, बाद में आप लोग उसको मर्ज कर सकते हो। ठीक है, ओके सर, ओके। तो समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। इसमें किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। सबको समझ में आ गया? यस सर।
Yes, sir. ओके, तो अभी हम हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो आपके पास एरे है, फॉर एग्जांपल ए नाम का एरे है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है ए नाम का एरे। इस तरीके से आपके पास ए नाम का एरे है। ठीक है, साइज फॉर एग्जांपल इसका कितना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये एरे का साइज कितना हुआ? 50। यस, 15 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हर एक एलिमेंट की वैल्यू दी हुई है। फॉर एग्जांपल 0 नंबर पर 3 है, 1 नंबर पर 15 है, 27 है, 39 है, फिर 23 है, 45 है, 67 है, 78 है, फिर 99 है, 101, 32 अगे 32 है, फिर 54 है, फिर आपके पास 76 है, फिर 1 है, और फॉर एग्जांपल 5 है। इस तरीके से आपको अलग अलग एलिमेंट दिए गए हैं। ठीक है, और आपको इस तरीके से प्रोग्राम बनाने को बोलते हैं कि आपको क्या करना है। ये फॉर एग्जांपल आपका जो एरे है वो कौन सा है, तो कि स्टैटिक इनिशियलाइजेशन आपको मिला है। ठीक है, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन मतलब आपके पास ये वैल्यू अवेलेबल है, तो आपको ऐसा बोला जाता है कि ये जो वैल्यू है उसको आपको कोई भी एक एरे है जिसका नाम फॉर एग्जांपल ए है उसके अंदर आपको स्टोर करना है। बाद में आपको क्या करना है, एक वैल्यू को रीड करना है, जो कि जो वैल्यू रीड करोगे वो उसका डेटा टाइप क्या होगा, सेम एज आपका जो एरे है उसका सेम होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इंटीजर टाइप का एरे है, तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू हम रीड करेंगे। ठीक है, डेटा टाइप इंटीजर होगा और 1 वैल्यू को हम रीड करेंगे। बाद में जो भी वैल्यू आपने यहाँ पर रीड की हुई है उसको आपको चेक करना है। फॉर एग्जांपल आपने वैल्यू रीड कौन सी की है, तो कि 73 वैल्यू यहाँ पर यूजर ने एंटर की और आपके प्रोग्राम के थ्रू उसने वहां पर रीड की। और फॉर एग्जांपल ये जो नंबर है उसको आपने एन वेरिएबल के अंदर क्या करवाया है, स्टोर करवाया है। और आपको पूछा जाता है कि ये जो वैल्यू है रीड की हुई वो आपके एरे के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है, वो आपको चेक करना है। ठीक है, तो आप क्या लॉजिक लगाओगे, कोई बता सकता है? पहले क्वेश्चन समझ में आया सबको, मैं क्या पूछना चाहता हूँ? ये फिर से मैं क्वेश्चन को रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनना कि हमारे पास एरे ए है जिसका डेटा टाइप क्या है, तो कि इंटीजर है। ठीक है, और उसका साइज क्या है, तो कि 15 है। उसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसकी वैल्यू हमने स्टैटिक इनिशियलाइजेशन से मिली हुई है। तो एरे के एलिमेंट को रीड नहीं करना है हमें, सारे के सारे अवेलेबल है। कितनी साइज का एरे है वो भी हमें पता है, और हर एक एलिमेंट जो है उसका डेटा टाइप क्या है वो भी हमें पता है। तो अब हमें क्या करना है, इतना हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें कोई भी एक वैल्यू है उसको हमें रीड करना है जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तभी। तो वैल्यू आप रीड करवाओगे प्रोग्राम के जरिए, तो जिसने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया होगा उससे आपका प्रोग्राम वैल्यू पूछेगा। जैसे अगले
अभी हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने 5 अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स की वैल्यू हमने प्रोग्राम के जरिए यूजर से पूछी थी, तो हमने 5 टाइम्स वैल्यू डाली थी वहां पर, जिसको प्रोग्राम ने मार्क्स के तौर पे कंसिडर किया। तो सेम वे में यहाँ पर भी यूजर वैल्यू एंटर करता है। फॉर एग्जाम्पल 73 एंटर किया, तो अब आपने ये वैल्यू रीड करके फॉर एग्जांपल एन नाम का जो वेरिएबल है आपका उसके अंदर स्टोर करवा दी है। तो अब आपका टास्क क्या है कि जो एन नाम के वेरिएबल में जो 73 वैल्यू है वो हमारे जो ऑलरेडी स्टैटिकली एरे ए हमें मिला हुआ है उसमें से कोई भी एलिमेंट के साथ मैच होती है कि नहीं, यानी कि ये जो 73 वैल्यू है वो हमारे एरे के कोई भी इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसमें अवेलेबल है कि नहीं है, वो चीज आपको चेक करना है। अगर अवेलेबल है तो आपको लिखना है यस इट इज फाउंड। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, ये 73 है वो आपके एरे के जो एलिमेंट है उसके अंदर है कि नहीं है, वो चीज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको नो वाला मैसेज प्रिंट करवाना है। तो ये टास्क को आप किस तरीके से कंप्लीट करोगे, कोई बता सकता है? इसके लिए लॉजिक क्या लिखोगे आप? इफ एल्स लेके ओके, इफ एल्स का यूज करेंगे, लेकिन कहां पर इफ एल्स का यूज करेंगे? फॉर लूप से पहले सारी वैल्यू चेक करेंगे, फिर इफ कंडीशन डाल देंगे कि जो हमने रीड किया है वो मार्क इसमें एरे में है कि नहीं है, तो यस कर देना, वरना एल्स में नो कर देना। ओके ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप लोग ध्यान देना, ठीक है? बाद में मुझे बताना कि आप वही कहना चाहते हो या फिर कुछ और। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर आई और एन के अंदर जो हमने वैल्यू रीड की है वही है, ठीक है? और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर लूप आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता हूँ, आई लेस देन 15 तक हम जाएंगे क्योंकि साइज कितना है 15 है, और आई प्लस प्लस फॉर लूप लिख दिया हमने। उसके अंदर आप बोलते हो फॉर एग्जांपल फॉर लूप हमारा यहाँ एंड हो गया, उसके अंदर आपको आप बोलते हो कि इफ लिख देना है, ठीक है? इफ ए ऑफ आई इक्वल एन, तो आपको प्रिंट एफ करवाना है फाउंड फॉर एग्जांपल यस, ठीक है? यस प्रिंट करवाना है, और एल्स में क्या करवाएंगे हम, प्रिंट एफ नो। आप इस तरीके से बोल रहे हो? यस सर। ओके, और कोई आंसर है इसके अलावा? सर है बट वो बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा प्रोग्राम। स्विच केस से करेंगे तो प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा। स्विच केस से तो हम कर ही नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि आपके पास जो एलिमेंट है वो कहाँ पर है, एरे के अंदर है। तो इसके लिए अगर आप स्विच केस लिखोगे तो कितने केसेस होंगे, 15 डिफरेंट केसेस होंगे, जो कि 15 फिजिबल नहीं है, ठीक है? ऐसा इसमें जितना बड़ा हो जाएगा। हाँ, और किसी को कोई आइडिया है? ठीक है, अगर आप ये कोड लिख के आगे बढ़ते हो तो क्या होगा, तो जैसे ही आई का वैल्यू क्या होगा आपके पास, 0 होगा, ठीक है? आई का वैल्यू 0 होगा, तब कंडीशन क्या चेक होगा आपका कि इफ ए ऑफ आई इक्वल एन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एन की वैल्यू क्या कंसिडर कर रहा हूँ, तो कि इस बार जो मैं एन की वैल्यू है वो 99 कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगा क्या कि ए ऑफ आई का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, तो कि ए ऑफ आई का वैल्यू क्या है आपके पास,
i का वैल्यू 0 है तो a ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा आपके पास 3 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पर क्या होगा Yes. कंडीशन 3 इक्वल 99, तो ये कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा आपका? यहाँ पर आपका कंडीशन ट्रू होगा, कंडीशन ये क्या होगा False. फॉल्स होगा। ठीक है, ट्रू नहीं होगा। कंडीशन आपका फॉल्स होगा तो आपका जो एल्स वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको मैसेज मिल जाएगा नो। सर इसमें आपने वो प्राइम वाले में नहीं किया था, जैसे जे की वैल्यू 0 करके किया था, वैसे इसमें कर सकते हैं? हाँ, आपको एक जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसका इस्तेमाल करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से हम कोड करेंगे तो हर एक बार क्या होगा, पहला जो एलिमेंट होगा उसके बेसिस पर ही आपका डिसीजन आ जाएगा आइदर अवेलेबल है कि नहीं है। वो सारे के सारे एलिमेंट को विजिट करने के लिए नहीं जाएगा। या फिर क्या होगा, अगर आपने कोई एग्जिट कंडीशन नहीं लगाया है तो ये क्या होगा, हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा 15 के 15 एलिमेंट के साथ और आउटपुट में आपको टोटल 15 यस नो मिलेगा। अगर है तो एक बार यस आएगा, ठीक है, और बाकी के जो 14 टाइम्स है वो नो आपको मिलेगा वहां पर। तो टोटल आउटपुट आपको कितनी बार मिलेगा, 15 टाइम मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, एक ही आंसर चाहिए, आइदर यस और नो। पूरे के पूरे 15 यस नो नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगाएंगे जिसकी मदद से हम क्या कर सके कि हमें लूप को आगे रोटेट करवाना है कि नहीं करवाना है, उसको हम क्या कर सके, डिसाइड कर सके। तो हमें यस के लिए ही यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर लॉजिक किस तरीके से लगाना है कि आपको ऐसा मान के चलना है कि आप जो एलिमेंट सर्च करवाना चाहते हो वो आपके जो भी एरे है उसमें से कोई भी एलिमेंट की वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सोच के चलना है। बाद में आपको क्या करना है, 1 बाय 1 एलिमेंट को चेक करना है। अगर नहीं मिलता है तो हमारा एजम्पशन सही है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करना है, वहां पर भी नहीं है तो भी हमारा एजम्पशन सही है। तो जहां पर भी हमें एलिमेंट मिलता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 8 नंबर पर हमें एलिमेंट मिल गया, मतलब हमारा अजम्पशन गलत हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ, तो वहां से आपको क्या कर देना है, जो आपका फॉर लूप है उसको ब्रेक लगा देना है। उसके आगे के एलिमेंट को आपको बाद में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो फाइंड कर रहे थे वो आपको यहाँ पर 8 नंबर की इंडेक्स पर मिल गया है। तो वहां पर आपको यस का आंसर प्रिंट करवा देना है और आपको क्या कर देना है, फॉर लूप से बाहर जंप कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रोग्राम में अब क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, तो कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू एन है तो प्रिंट एफ यस करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, हम ब्रेक लिख देंगे। तो जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा हम कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो ये कंडीशन कब ट्रू होगा, आपका ये कंडीशन कब ट्रू होगा, जब आपका वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगा तभी ये कंडीशन ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर हो गया। तो ये यस वाला पोर्शन हमने कंसीडर कर लिया, लेकिन नो कब दिखाना है वो अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम लॉजिक लिखेंगे कि नो कब करना है। तो वहां पर एक्स्ट्रा वेरिएबल हम यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर j इज इक्वल टू 0 से हम क्या करते हैं, इसका इनिशियलाइजेशन करते हैं। ये जो j वेरिएबल है उसको हम एज ए जो आपका स्विच बोर्ड में स्विच होता है उसकी तरह हम यूज करेंगे कि आइदर ये ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। तो अभी 0 है तो उसको हम फॉर एग्जांपल ऑफ कंसीडर कर लेते हैं। 0 है तो क्या कंसीडर करेंगे, ऑफ, और 1 हो जाएगा तो ऑन कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी 0 है तो इसकी वैल्यू को आपको 1 करना है। कभी 1 करना है इसकी वैल्यू को, कि जब आपको वैल्यू जो ढूंढ रहे हो एरे के अंदर वो आपको मिल जाता है, तभी आपको इसको क्या कर देना है, 1 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट किया, मैसेज प्रिंट किया मतलब आप जो वैल्यू ढूंढ रहे हो वो आपको मिल गई है।
तो अब हम क्या कर देंगे, जो हमारी स्विच है उसको हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। उसके बाद हम ब्रेक का स्टेटमेंट लिख देंगे वापस से, और हमारा यहाँ पर इफ वाला ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका फॉर लूप वाला ब्लॉक कंप्लीट होगा। ठीक है, तो फॉर लूप में आपके पास एक ही आंसर मिलेगा, पॉजिटिव वाला। अगर फाउंड होता है, आप जो वैल्यू ढूंढ रहे हो आपके एरे के अंदर अवेलेबल है, तो आपका यस प्रिंट होगा। उसके बाद आपका स्विच जो है वो ऑन हो जाएगा, और आप वहां पर जंप कर जाओगे फॉर लूप से बाहर। अब ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि आप जो भी वैल्यू ढूंढ रहे हो वो आपके एरे के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल नहीं है तो ये वाला इफ वाला कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगा। भले ही आप 0 से लेके 14 नंबर की इंडेक्स यानी कि पूरे के पूरे 15 एलिमेंट को विजिट कर लो, लेकिन वो एलिमेंट आपके अंदर एरे के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा। कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो मतलब क्या होगा, स्विच आपका ऑन नहीं होगा। अगर स्विच ऑन नहीं हो रहा है तो मतलब क्या है कि जो एलिमेंट आप ढूंढ रहे हो वो आपके एरे के अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये डिसीजन कब आएगा, जब आप सारे के सारे एलिमेंट के साथ उसका कंपैरिजन कर लोगे तभी। ठीक है, एक एलिमेंट को कंपेयर करने के बाद डिसीजन नहीं मिलेगा, सबका कंपैरिजन होने के बाद भी आपका ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है, मतलब स्विच ऑन नहीं होता है, तब आप ऐसा कंक्लूड कर सकते हो कि आप जो एलिमेंट ढूंढ रहे हो वो आपके एरे के अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाए, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट के साथ चेक हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ पर बाद में फॉर लूप के बाहर लिखना है कि इफ j इज इक्वल टू 0, मतलब कि स्विच अभी भी ऑफ है, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो आप वैल्यू ढूंढ रहे हो वो आपके एरे के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या प्रिंट करवा देंगे, तो कि नो, ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इसमें किसी को कोई जी भी डाउट है तो पूछो अभी। सर ये सेकंड इफ तो फॉर लूप के बाहर ही है ना? हाँ, दूसरा वाला फॉर लूप के बाहर है। ठीक है, दूसरा वाला जो है ये फॉर लूप के बाहर है। फॉर लूप आपका यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर डिसीजन कब ले पाएंगे, जब हमने सारे के सारे एलिमेंट के साथ कंपैरिजन कर लेंगे, फिर भी उनमें से कोई भी मैच नहीं होगा, तब हम ये कह पाएंगे कि जो एलिमेंट आप ढूंढ रहे हो वो हमारे एरे के लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो उस हिसाब से हमें ये जो इफ स्टेटमेंट है वो फॉर लूप खत्म होने के बाद एग्जीक्यूट करवाना है। तो उसके लिए हमने वो फॉर लूप से बाहर लिखा हुआ है। किसी को भी कोई भी डाउट हो रहा हो उसमें, ये प्रोग्राम का जो लॉजिक लिखा है इसमें, तो पूछो अभी। किसी को डाउट है? नो नो सर। सर। हाँ सर। ओके, तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो लॉजिक हमने देखा यहाँ पर, ये आपके लैब मैनुअल में अवेलेबल है शायद। ठीक है, तो उसमें आपका क्या होगा, सर्चिंग नाम से होगा कि एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट है वो आपको सर्च करना है, यानी कि फाइंड करना है। अगर है तो आपको उसके हिसाब से मैसेज प्रिंट करना है, अगर नहीं है तो उसके हिसाब से मैसेज प्रिंट करना है। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल आपका लिस्ट है उसमें से जो एरे में से एलिमेंट सर्च वाला जो आपका प्रोग्राम है, ये उस प्रोग्राम का लॉजिक यहाँ पर हमने डिस्कस किया आज। तो आप ये प्रोग्राम बनाने के लिए ट्राई करना, ये जो लॉजिक डिस्कस किया उसके हिसाब से। ठीक है, जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा मंडे को, तब हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। ओके सर।
ओके सर।